हेलो दोस्तों, आज इनकम टैक्स की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सीए, सीएस, सीएमए में ये चैप्टर का नाम होगा और बीकॉम सेकंड ईयर में ये नाम होगा रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिटरमाइन रेजिडेंस स्टेटस एंड इंडिविजुअल रेजिडेंस कब होगा, नॉन रेजिडेंस कब होगा और रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंस कब नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे साथ में। ऐसे ही एचयूएफ के बारे में बताएंगे कि रेजिडेंस कब होगा और नॉन रेजिडेंस कब होगा। साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि वो इससे इंटरलिंक होगा। पहले चैप्टर में हमने बात करी थी कि इनकम टैक्स कितने से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इनकम एंड टैक्स। इनकम को सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। इनकम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो लीगल इनकम और दूसरी इलीगल इनकम। लीगल इनकम वो होती है जिसका प्रूफ अवेलेबल है और वो लीगल एक्टिविटी के अंडर कवर होती है। इलीगल इनकम वो होती है जिसका आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है या फिर इलीगल एक्टिविटी से कमाई गई है। ऐसा ही टैक्स के बारे में बात करते हैं तो टैक्स को आर्टिकल नंबर 366 में डिफाइन किया गया है, सब आर्टिकल 28 में। टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसके बाद हमने बात करी थी कि हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में टैक्स फर्स्ट टाइम कब लगा था? 1860 में। किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन ने। सर जेम्स विल्सन कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर। कब से स्टार्ट हो गया था ये टैक्स? 24 जुलाई 1860 से। जब टैक्स स्टार्ट किया था तो टैक्सेबल इनकम की लिमिट रखी थी मोर देन 200 पर एनम, जो कि 1862 में 600 रुपए से ज्यादा पर एनम होगी तो टैक्सेबल होगी। इसके साथ ही में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एग्रीकल्चर इनकम क्यों टैक्सेबल थी इसमें। एग्रीकल्चर कैसे थी टैक्सेबल, जो कि अभी एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद 1886 में डिटेल्ड एक्ट पास किया था फर्स्ट टाइम, जो कि बदलकर 1918 में एक नया टैक्स पास किया गया था जिसमें प्रोविजन था कि करंट ईयर के इनकम के टैक्स देना होगा। इसको बाद में फिर बदल के चेंज किया गया 1922 में। इसमें प्रोविजन किया कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स देना है। साथ में एनुअल फाइनेंस एक्ट पास करने की व्यवस्था की गई। 1939 में कुछ चेंजेस किए गए इसमें कंटिन्यू, जिसमें एक मेजर फंक्शन था कि अपीलेट फंक्शन को सेपरेट किया गया था एडमिशन फंक्शन को, और सेंटर क्रिएट किया गया था बॉम्बे में 1939। ये लगभग 1959 तक चलता रहा। इसके बाद भारत सरकार ने 1959 में नया टैक्स बनाने की सोची थी, तो फिर नया टैक्स जो बनकर रेडी हो गया था सितंबर 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि लागू हो गया था 1 अप्रैल 1962 से। यहां तक पढ़ा था। इसकी डिटेल में हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हु कलेक्ट और लेवी द टैक्स। टैक्स कौन ले सकता है और चार्ज कर सकता है? अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 में डिफाइन किया गया कि कौन टैक्स ले सकता है। उसमें बताया गया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी टैक्स ना तो लेवी कर सकता है ना ही कलेक्ट कर सकता है। हु इज लायबल टू पे टैक्स? कौन पे करेगा? असेसी। असेसी कौन हो सकता है? पर्सन इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे डिफाइन करेंगे अभी। इसके बाद कहेंगे टैक्स कब पे करना है? असेसमेंट ईयर में, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस, वहां पे आपको करंट ईयर में ही पे करना होता है। और जो टैक्स पे करना होगा वो कौन सी इनकम पे करना होगा? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। चलिए इन सबको कंसेप्ट को एक बार समराइज कर लेते हैं कि मान के चले एक पर्सन है जो जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है। उसने स्टार्ट करा था 25 अक्टूबर 2022 को। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि असेसमेंट ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा और प्रीवियस ईयर क्या होगा। इन सबकी कैलकुलेशन के लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी कि आपको स्टेप फॉलो करना है जिससे आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है?
आइडेंटिफाई करना है मंथ कि पार्ट ए में है या पार्ट बी में। पार्ट ए में हमने बताया था कि अप्रैल टू दिसंबर, पार्ट बी में था जनवरी टू मार्च। अगर पार्ट ए में है तो आपको स्टार्टिंग डेट मिलेगी जो कि 1 अप्रैल होती है, और अगर पार्ट बी में है तो आपको डेट मिलेगी 31 मार्च एंडिंग डेट। इसके बाद ईयर के लिए हमने बताया था कि ईयर आपको सेम टू सेम रखना है, और स्टार्टिंग से एंडिंग पे जाना है तो +1 करना है, और एंडिंग से स्टार्टिंग पे जाना है तो -1 करना है। चलिए ये सारे के इससे लगाते हैं कि 25 अक्टूबर है मंथ। सबसे पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप मंथ पार्ट ए में है, अप्रैल से दिसंबर अक्टूबर बीच में आता तो पार्ट ए में आ गया। पार्ट ए में है तो आपको स्टार्टिंग डेट मिलेगी। ईयर सेम टू सेम रखना है 2022, कंप्लीट डेट हो गई। अब आपको एंडिंग डेट पे जाना है, एंडिंग डेट हमेशा सेम रहेगी 31 मार्च। स्टार्टिंग से एंड पे जा रहे हैं तो +1 कर देना है, 2022 और एक 2023। तो ये आपका टाइम पीरियड होगा। तो फाइनेंशियल ईयर होगा आपका 2022 एंड 23, और असेसमेंट ईयर होगा आपका, इसमें जस्ट +1 कर देना 24 23। तो असेसमेंट ईयर होगा 2023 एंड 2024। अब इसके बिहाफ पे हम पीछे देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये है असेसमेंट ईयर। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो प्रीवियस ईयर होगा 2021 एंड 22। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई रहे तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सन, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट डिपेंड इसी पे करता है कि पर्सन ही होगा जो कि असेसी होगा। पर्सन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है कि पर्सन कितने प्रकार के हो सकते हैं। पर्सन 7 प्रकार के हो सकते हैं। इसकी आप ट्रिक लगा सकते हैं 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1, 2 3 4 1 7। इस टाइप से आप निकाल सकते हो कि 7 प्रकार के आपको ध्यान रहेगा। तो फर्स्ट रहेगा आपके इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग LLP, AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल में आएगा मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। HUF में जैसे ही इंडिविजुअल मैरिज करता है तो वो HUF बन जाता है। आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कंपनी आप सब जानते हैं कि प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, आ जाएगी। फर्म में LLP पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, AOP जैसे कि सहकारी समिति या क्लब्स, लोकल अथॉरिटी में नगर परिषद, नगर पालिका, ये सब आते हैं। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में राजस्थान यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह ये आते हैं, मतेश यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज है। इन सब के लिए एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन नंबर होता है। पैन नंबर 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट में 5 अल्फाबेटिकल होते हैं, उसके बाद 4 नंबरिक होते हैं, फिर अल्फाबेटिकल होता है। इस टाइप से बनाए होते हैं। इन अल्फाबेटिकल में 4th लेटर होता है वो P, तो वो माना जाएगा इंडिविजुअल। इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा पर्सन में। अभी टेक्स्ट पर्पस के हिसाब से चलते हैं जो कि आपको सॉल्व करने। तो रिमेंबर के लिए कैसे आपको याद रखना है, इसके लिए एक और ट्रिक बना रखी है हमने कि मान के चलिए एक इंडिविजुअल है, उसने किसी पर्सन से शादी की और जैसे ही वो शादी करे तो फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गया। एक कहानी के रूप में आप याद रख सकते हैं।
जब मैरिज सर्टिफिकेट बनाएगा तो वो कहां पे जाएंगे, लोकल अथॉरिटी में, जैसे कि नगर परिषद, नगर पालिका एक्सेट्रा। उसके बाद उनसे डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ, तो वो मान के चलो मांगी उन्होंने मार्कशीट। मार्कशीट के लिए वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे। तो जैसे ही अब ये इंडिविजुअल, इसने शादी करी तो ये क्या बन गई, HUF लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब इसके बाद मेरिट कैंडिडेट में से एक ने सोचा कि हम पार्टी करते हैं और एक क्लब बना लेते हैं, तो ये आ गया AOP या BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और एक कैंडिडेट ने सोची कि हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के लिए या तो वो फर्म बनाएगा या फिर कंपनी। ओके, तो आई होप सो। अब देखो ये सातों के सातों याद हो जाएंगे। इंडिविजुअल 1, HUF 2, लोकल अथॉरिटी 3, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 4, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 5, तीन 2 1 फर्म 6 और कंपनी 7। तो ये सातों आप याद रख सकते हो इस टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड। अब आप इसको समझने में आसानी रहेगी। चैप्टर सेकंड, रेजिडेंस स्टेटस। रेजिडेंस स्टेटस के दो टुकड़ों कर रखे हैं हमने, एक इंडिविजुअल और HUF के, और उसके बाद अदर। इंडिविजुअल एंड HUF, रेजिडेंस भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंस भी हो सकता है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो सकता है। हिंदी में निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। इस टाइप से होगा। और अदर में होगा या तो वो निवासी होगा या फिर अनिवासी होगा। इस टाइप से इसकी कुछ कंडीशन है, प्रोविजन है, जिसका आपके डिसाइड कर सकते हो। कि सबसे पहले है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल कब रेजिडेंस माना जाएगा, एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल है और वो रेजिडेंस कब माना जाएगा, जब उसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है कोई एक, एनी वन, इन जो नीचे दी गई है 1 और 2, इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंस मान लिया जाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंस माना जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट है कि वो इंडिया में स्टे करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट कम से कम कितना, 182 दिन और मोर। या तो ये कंडीशन पूरी कर दे, या फिर वो कंडीशन कहेगा कि आप पार्ट बी की कंडीशन पूरी कर दे कि स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट कम से कम कितना रुकना चाहिए, 60 दिन और मोर, साथ में कंडीशन है प्लस 365 दिन और रुकना चाहिए पिछले 4 साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर ये कंडीशन पूरी करता है तो रेजिडेंस माना जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करी तो वो बन जाएगा रेजिडेंस, अगर पूरी नहीं करता तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंस। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। मिस्टर ए, an Indian citizen, is living in Mumbai since 1950. He left for China on July 1st, 2017. Come back on August 7, 2022. Determine his residential status for assessment year 2003 and 2023 and 2024. ओके,
तो आपको जब सॉल्यूशन करे तो आप कुछ पॉइंट आउट नोट डाउन कर लेने इस प्रकार कि सबसे पहले आपको देखना है कि उसका सिटीजन कहाँ का है। इंडियन सिटीजन हमने नोट कर लिया। इसके बाद हमने पॉइंट नोट किया लेफ्ट इंडिया। इंडिया लेफ्ट कब किया था उसने? 1 जुलाई 2017 को। इसके बाद वापस कब आया था वो? 7 अगस्त 2022 को। अब इसके बाद अब हमें देखना है प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा हमारा? 23-24 के लिए पूछा है, तो प्रीवियस ईयर कौन होगा? जस्ट इससे पीछे 2022 एंड 23, ये नोट डाउन कर लिया हमने। अब काउंट करते हैं। इंडिया में कब आया? 7 अगस्त 2022। तो यहां से ये कब तक रहेगा? एंड कब होगा ये टाइम पीरियड? 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, खत्म कब होगा? 31/3/2023 में। तो यहां से हमें काउंट करना है 31/3/2023 तक काउंट करना है। इसके बीच का टाइम पीरियड कितना हुआ? तो अगस्त में आया था 7 तारीख, जिस दिन आया था उस डेट को भी काउंट करेंगे। कैसे निकालेंगे? एक निकालता हूं मैं। देखिए अगस्त में कितना का महीना होता है? 31 का। तो 31 माइनस 7, तो कितने दिन बचे? 24। तो 24 दिन तो वो रहा, प्लस में 7 तारीख को आ गया था वो, तो उस दिन को भी काउंट करा जाएगा 1। तो अगस्त में कितने दिन हो गए? 25 दिन। तो 25 प्लस अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च तक काउंट करना है क्योंकि मार्च में प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के लिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इन सब का टोटल कितना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल हो जाता है 237 दिन। ओके, ये डेज निकल लिए। अब आपको जो नेक्स्ट जो याद रखना है आपको कि इसमें कंडीशन कौन सी लगनी है। रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस कि अगर उसने कंडीशन ए 182 दिन वाली पूरी करी है या कंडीशन बी 60 प्लस 365 दिन वाली पूरी करी है। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट वाली पूरी हो गई, 182 दिन से ज्यादा है 237, तो कौन सा माना जाएगा? रेजिडेंस। ये कंडीशन पूरी करता है तो ये क्या माना जाएगा? रेजिडेंस। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए क्या माना जाएगा? रेजिडेंस। अब मान के लो अगर ये रेजिडेंट ROR इसको आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि एक एक टॉपिक को समझते हैं अपन। पहले रेजिडेंस देख लें या नॉन रेजिडेंट। तो इसके लिए ये रेजिडेंस हो गया क्योंकि 182 दिन से ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दी है तो रेजिडेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मिस्टर स्टीव है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इंडिया में हर साल 100 दिन के लिए आता है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए उनका
रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो वापिस सॉर्ट आउट करना है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि सिटीजन कहाँ का है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है स्टीव, तो फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन। दूसरा इंडिया में आया है, इंडिया में कब आया है, हर साल 100 दिन के लिए आता है। ओके, दो ही कंडीशन दे रखी है। अब हमारा रूल्स याद करें। कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कंडीशन बताई थी, एक ए में कम से कम 182 दिन रुकना चाहिए प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्या रहेगा इसके लिए, 2023-24 के लिए क्या होगा, सॉरी 2022 एंड 23, 182 दिन रुकना चाहिए प्रीवियस ईयर में, मतलब 2022-23 में कितने दिन रुका है, 100 दिन। तो ये कंडीशन पूरी हुई है नहीं। और दूसरी कंडीशन है कि वो कम से कम कितना दिन रुकना चाहिए, 60 दिन प्रीवियस ईयर में। कंडीशन पूरी हुई है, यस। प्लस में कितना दिन रुकना चाहिए, 365 दिन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इमीडिएटली। ओके, इसके बारे में कैसे निकालना है ये देख लेते हैं अभी। देखो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2022 एंड 23। इससे जस्ट पिछले 4 साल कैसे निकालना है, इससे एक एक माइनस वापस जा रहे हैं ना, तो माइनस करते जाना है। इसमें से माइनस करो एक 2021, इसमें से माइनस करो एक 2022, अब इसमें से माइनस करो एक 2020, 2021, 2019, 2020, 2018, 2019। ये आपके पिछले 4 साल आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये पिछले 4 साल आ गए आपके। अब इनमें वो हर साल 100 दिन आ रहे हैं, 4 साल के कितने हो गए, 400 दिन। कंडीशन क्या कहती है, पिछले साल में कितने दिन रुकना चाहिए, 60 दिन। कंडीशन पूरी। इसके बाद कह रहा है कि पिछले 4 साल में कितने दिन रुकना चाहिए, कम से कम 365। कितने दिन रुका है, 400 दिन। कंडीशन पूरी है भी। ओके, तो क्या माना जाएगा, वो रेजिडेंस। आंसर क्या होगा, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए क्या माना जाएगा, वो रेजिडेंस। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसको आगे आगे बढ़ाते चलते हैं। अब कुछ केसेस हैं जहां पे 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी, ये 60 दिन वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। वो केसेस कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला केस है कि वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है जो कि आउटसाइड इंडिया जाता है। किस लिए, या तो वो सिप क्रू का मेंबर है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के जाता है। एक कंडीशन ये केस हो गया। इसके बाद दूसरा केस है कि वो इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। दोनों केस में हो, चाहे कोई से भी, या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आउटसाइड इंडिया में रहता है। उसके बाद वो विजिट करने के लिए आता है सिर्फ इंडिया में, तो अभी कंडीशन कौन सी लगेगी, 182 दिन वाली। इसमें एक फाइनेंस एक्ट 2020 में चेंजेस किया गया था कि अगर उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन रहता है, लेकिन 182 से कम, क्योंकि 182 आएगा तो इसमें आ जाएगा, 120 दिन से या 120 दिन से ज्यादा रहता है, और साथ में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना रहता है, 365 दिन में, तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इस केस के एक बार ये मैं समझा देता हूं समरी करके। देखो क्या कंडीशन है इसमें, एक तो है इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन को होता है जो इंडिया में बोर्न हो, जो इंडिया में जन्मे हो, तो कौन से होंगे, इंडियन सिटीजन, जिनके पास
पासपोर्ट क्या होगा, इंडियन सिटीजन, कभी कभी बनवाया होगा। अब कहेंगे सर पासपोर्ट की कैसे पता चलेगा, जब वो जैसे ही इंडिया से बाहर जाएगा तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही फिर दूसरा है इसमें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब होता है कि या तो वो खुद इंडिया में जन्मा हो और या उसके पेरेंट्स और या फिर उसके ग्रेट ग्रांड ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स इंडिया में हो। इन तीनों में से कोई भी अगर इंडिया में जन्मे हैं तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अगर वो खुद ही जन्मा है तो वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन अगर वो इंडिया विभाजन से पहले जन्मा था इंडिया में और उसके बाद फॉरेन चला गया तो वो कौन सा बन जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या फिर उसके पेरेंट्स जन्मे हो या फिर उसके ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स जन्मे हो इंडिया में तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। इनके पासपोर्ट में भी देखने को मिल सकता है, उसमें भी लिखा होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि जैसे ही वो आउट ऑफ इंडिया जाएगा तो पासपोर्ट तो होगा ही उसके पास, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये सवाल CACS की बुक्स में से लिए गए हैं ऑनलाइन, तो जो है इससे स्टूडेंट वो देख सकते हैं अपनी बुक्स में भी। इससे मैटर नहीं करता है कि आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर LLB कर रहे हैं या फिर CACS कर रहे हैं, पैटर्न सबके लिए सेम होगा, लॉ सबके लिए सेम है इसी में, बस असेसमेंट ईयर चेंज होगा। उसके लिए आपको टैक्स लायबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, जो वो चेंजेस करके बता दूंगा। अभी तक सेम चल रहा है दोनों में कि आपको रेजिडेंस स्टेटस देखना है। ओके, तो अभी जैसे कि इसमें असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24, इसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। तो मिस्टर डी है, डॉक्टर डी इंडियन सिटीजन है, प्रोफेसर है IIM लखनऊ में, जिसने इंडिया छोड़ दिया था 15 सितंबर 2022 को। USA में जॉब हो गई उसकी प्रोफेसर, और अब वो कह रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। तो वापस वही सॉल्यूशन का पॉइंट, आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले देखना वो सिटीजन कहाँ का है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ओके, इसके बाद देखो लेफ्ट, इंडिया लेफ्ट कब करा था उसने, इसमें है 15 सितंबर 2022 को। इसके बाद वापस आएगा इंडिया में, नहीं चला गया। अब ये लेफ्ट इंडिया छोड़ के गया तो क्यों गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये भी लिख लेना। एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, ठीक से लिख देता हूं। एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, इसके बाद वापस नहीं आया। ओके, तो इससे पहले वो इंडिया में ही था मतलब, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अब आप देखो कंडीशन कौन सी है, सेक्शन याद करो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, कंडीशन A 182 दिन वाली और मोर, कंडीशन B 60 डेज प्लस 365 डे फॉर प्रीसीडिंग ईयर वाली, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये एम्प्लॉयमेंट है तो कंडीशन कौन सी लगी, ओनली 182 दिन वाली, क्योंकि नीचे बताया गया कि कुछ सर्टेन केसेस है वहां पर ये 60 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी।
ओनली 182 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। चलिए काउंट करते हैं अब कि अगर वो इंडिया में 182 दिन या ज्यादा रुकता है तो वो रेजिडेंस माना जाएगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंस। तो वो 15 सितंबर तक रुका है, तो फिर अप्रैल पूरे महीने रुका होगा, फिर उसके बाद मई में भी रुका होगा, फिर जून में भी रुका होगा, फिर जुलाई में, अगस्त और ऐसे ही सितंबर। जिस दिन गया उस दिन को भी काउंट करेगा, तो 15 दिन। अब इन सबको काउंट करें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल काउंट करें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 168। तो टोटल कितने दिन हो गए? 168 दिन हो गए। कितने दिन रुकना चाहिए था? 182 दिन, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है। तो अभी ये क्या माना जाएगा? तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ये क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंस, क्योंकि 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये किस लिए गया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, मिस्टर आनंद इंडियन सिटीजन है जो कि सिप क्रू का मेंबर है। ध्यान रखा, सिप क्रू का मेंबर है तो आप नोट डाउन कर दें तभी कि 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी। सिंगापुर बाउंड ट्रिप, कैरिज पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रिप, डिस्चार्ज फ्रॉम 6 जून 2023, फॉलोइंग डिटेल प्रीवियस ईयर 2023-24। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेजिडेंस स्टेटस देखना है, टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना है। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, लास्ट फॉर प्रीसीडिंग ईयर वगैरह कि पिछले 4 साल में 400 दिन रुका था। ओके, तो अब यहां पे हमने कहा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि वो पिछले 4 साल में 400 दिन रुका था। आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल होगी? फर्स्ट वाली 182 दिन वाली, और इसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब भी कोई शिप क्रू मेंबर होता है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है कि इंडिया से जब बाहर जाएगा और कब तक वो शिप में रहेगा, उसका पीरियड होता है ये कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो वो 6 जून से लेके 9 दिसंबर तक शिप क्रू में था, इस पीरियड को हम हटा देंगे और उसके बाद टोटल डेज में से माइनस करके ये आपके पास बैलेंस निकलना, उस बेस पे आपको समराइज करना है कि ये रेजिडेंस है या नॉन रेजिडेंस। ओके, तो पहला इसमें कौन सा है? इंडियन सिटीजन। सॉल्यूशन के लिए आप ऐसे ही लिखें, लेफ्ट का था इंडिया, कब? लेफ्ट नहीं है, ये सिर्फ क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर है तो आपको क्या देखना है? CDC, कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये पीरियड देखना है आपको। ओके, और जैसे ही सिप क्रू मेंबर है तो इसमें कंडीशन कौन सी लगेगी? फर्स्ट वाली 182 डेज वाली। ओके, तो अब इसका पीरियड देखें यहां से लेके यहां तक। असेसमेंट ईयर ध्यान रखें, असेसमेंट ईयर कौन सा है इसमें? 2024 और 25। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2023-24। ये सवाल इसलिए है कि आप जितने ज्यादा सवाल करोगे तो आपका चैप्टर ये आसानी से क्लियर हो सकेगा। आपकी बुक्स में जो चैप्टर सवाल है मे भी हल्का फुल्का डिफरेंट हो सकता है, मे भी डेट चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। तो CDS कितना है? इसका टाइम पीरियड देखें, 6 जून से लेके 9 दिसंबर 23 तक। तो जून ये वाला आपको काउंट करना है, तो पीरियड हो जाएगा आपका जून से, जून में होते हैं 30 दिन,
30 में से 6 गए तो 24 प्लस 1 कर दिए तो 25, क्योंकि उस दिन को भी काउंट करा जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितने? 9 दिन। तो टोटल हो जाते हैं 187 दिन। अब आपको यहां ध्यान रखना है, यहां पे ये सीडीएस का जो है ये आपको एक्सक्लूड करना है। कहीं आप देखो कि सर 182 दिन से ज्यादा है तो कंडीशन पूरी हो गई, रेजिडेंस माना जाएगा, नहीं, ये आपको एक्सक्लूड करना है, टोटल डेज में से घटाना है। तो आपका सीडीएस का पीरियड जो है सीडीसी, इसका पीरियड कितना है? 187 दिन। टोटल जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं? असेसमेंट ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर 2023-24 में, यहां आपको ध्यान रखना है 24 लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की आती है? 29 दिन की। तो जहां यहां पर टोटल दिन होंगे 366। यहां पे एक पॉइंट है बस। तो अभी 366 माइनस 187 दिन, तो कितने दिन बचते हैं? 179 दिन। कितने दिन होने चाहिए? 182 दिन। कम है तो ये क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब अगर ये लीप ईयर भी नहीं होता तो भी 365, तो 180 दिन आ जाते, या 365 माइनस 187, तो दिन कितने आते हैं? 178, तो भी कंडीशन पूरी नहीं होती। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पूछ रहा है तो यहाँ 365 आएगा, और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए पूछ रहा है तो यहाँ 366 आएगा। तो ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए क्या होगा? नॉन रेजिडेंस। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बाद अगला लॉ पढ़ते हैं। इसमें ये नया सेक्शन ऐड किया गया है कि लोग बाग क्या करते हैं, जैसे इंडिया में इनकम कमाई और वो फॉरेन पहुंच जाते हैं कि, और इंडिया की कंडीशन में पता चलेगी कि हमें कितना दिन रुकना है, ए में 182 दिन रुकेंगे तो रेजिडेंस माना जाएगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा पार्ट है बी कि 60 दिन प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 साल में कितने दिन रुकना है? 60 दिन प्लस 365 दिन रुकना है। ये कंडीशन पूरी होते हमें क्या करना है? इंडिया में टैक्स देना होगा। तो इसका वो फायदा उठाने लग गए, तो उन्होंने क्या किया? एक नया सेक्शन ला दिया, सेक्शन 61A। अब ये कैसे करते? देखो पिछले साल में कितने दिन रुकेंगे? 59 डेज। ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, इस टाइप से। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में डिफाइन किया गया कि कोई भी पर्सन हो, वो इंडियन सिटीजन है तो उसको डीम्ड रेजिडेंस माना जाएगा, और वो हमेशा क्या होगा? रेजिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो क्या कंडीशन है? देखो पहले क्या होना चाहिए? वो इंडियन सिटीजन। इसके साथ में कंडीशन इंडियन सिटीजन है, इसके साथ दूसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख रुपए से ज्यादा, अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। इसके साथ तीसरी कंडीशन रखिए कि वो किसी भी कंट्री में टैक्स के लिए लायबल नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो वो कहां देगा? इंडिया में टैक्स के लिए लायबल होगा। अब ऐसा केस कैसे हुआ? देखो इंडियन सिटीजन क्या कहते हैं, जैसे उसका लॉ कि वो 59 डेज रुकेंगे इंडिया में, कंडीशन बी पूरी नहीं होगी। दुबई टैक्स फ्री कंट्री है तो दुबई शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां भी टैक्स नहीं देना होगा, और इंडिया में टैक्स नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे वो रेजिडेंस नहीं है तो यहाँ भी टैक्स नहीं देना होगा। इसको इस इसको समाधान करने के लिए सेक्शन लेके आया है, सेक्शन 61A। चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल करके देखते हैं।
ब्रीट ली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है जो कि हर साल 100 दिन आते हैं इंडिया में। इससे रिलेटेड ऊपर भी सवाल होगा लेकिन इसको बढ़ा कर दिया गया। और वो कहते हैं कि पिछले 10 साल से ऐसे प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से हर साल आते हैं और 100 दिन के लिए। अब कह रहे हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी अलग अलग है, आपको बताना है कि पार्ट ए में पूछ रहा है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा इसका, जस्ट एक पीछे 2023 और 24। कह रहे कि हर साल वो कितने दिन आता है, 100 दिन। देखो अब आपको जैसे ही पार्ट ए में सॉल्यूशन करते जाएं, सॉल्यूशन के लिए पहले क्या लिखना है आपको, सिटीजन। सिटीजन कहाँ का है वो, फॉरेन का, ठीक है। तो इंडिया में आएगा, कितने दिन आता है, 100 डेज, हर साल आता है। प्रैक्टिस कितने दिन की है, ऐसे 10 साल के लिए। ओके, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, सॉर्ट आउट करें। अब आपको सेक्शन लगाओ, सेक्शन 6(1). पहली कंडीशन ए कि वो कितना दिन रुकना चाहिए, 182 दिन और मोर। अगर ये कंडीशन नहीं पूरी करता है तो दूसरी कंडीशन पूरी करो कि कम से कम कितने दिन रुकने चाहिए, 60 दिन प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन रुकना चाहिए। या तो वो ए कंडीशन पूरी करे या कंडीशन बी पूरी करे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी करते हैं तो क्या माना जाएगा, रेजिडेंस, अदरवाइज नॉन रेजिडेंस। चलिए अब इसमें देखते हैं। देखो वो हर साल कितने दिन आता है, 100 दिन। तो प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक से लिख देता हूं। प्रीवियस ईयर 2023 एंड 24, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 2024 एंड 25। कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को भी, असेसमेंट ईयर के बेस पे या फाइनेंशियल ईयर के बेस पे टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल रहे हैं, उसमें इम्प्लीकेशन होगा, अदरवाइज दोनों में सेम रहेगा, ध्यान रखें। तो ओके, तो कितने दिन आता है वो, 100 डेज। पार्ट ए के हिसाब से कितने दिन आने चाहिए, 182 दिन। क्या कंडीशन पूरी हो गई है, नो। कंडीशन देखो बी, और 60 दिन रुकना चाहिए प्रीवियस ईयर में, कंडीशन पूरी हुई है, यस। अभी नहीं करना है फाइनल डिसीजन। इसके साथ में क्या होना चाहिए, पिछले साल में कितना दिन रुक चाहिए, 365। ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए फॉर प्रीसीडिंग ईयर। फॉर प्रीसीडिंग ईयर कौन से हुए, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24। इससे पिछले 4 साल, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, एक एक महीने से करते जाएं, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20। ये पिछले 4 साल हो गए। कितने, हर साल कितने दिन आता है, 100 दिन। हर साल 100 दिन आता है, हर साल 100 दिन आता है। तो 4 साल कितने हो गए, 400 दिन। तो कंडीशन बी का पूरी हो गई। देखो पिछले साल में कितने दिन रुका है, 100 दिन, 60 दिन से ज्यादा है। प्लस में पिछले साल में, पिछले 4 साल में कितने दिन रुका है, 400 दिन। कंडीशन बी का पार्ट पूरा हो गया, तो क्या माना जाएगा, असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 के लिए क्या माना जाएगा, रेजिडेंस, रेजिडेंट। क्यों, कंडीशन बी पूरी हुई है, 60 दिन से ज्यादा है, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा है, जो कि यहां होती है 100 और यहां होती है 400। आई होप सो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद अलग एक और नया रूल आया इसमें,
सॉरी, इसको आगे बढ़ाते चलते हैं रेजिडेंस को, कि एडिशनल कंडीशन ऐड की गई है कि आपको कब आर ओ आर हो गए और कब आर एन ओ आर हो गए। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, मतलब निवासी, अनिवासी, असाधारण निवासी, इस टाइप से। तो ये हो गया असाधारण निवासी, असाधारण हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देखिए, इसकी कंडीशन क्या है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे चलिए देखो, कंडीशन इसमें दो बताई गई है। अगर कोई भी इंडिविजुअल इन दोनों कंडीशन को पूरी करता है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंस, और अगर पूरी नहीं करता है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कि पहली बात थी कि वो रेजिडेंट बन गया, उसके बाद ये कंडीशन होगी। अगर रेजिडेंट नहीं बना है तो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा डायरेक्ट ही। रेजिडेंट के बाद ये दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि रेजिडेंट है और वो पिछले 10 साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 साल में कम से कम कितने, 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए कोई भी पिछले 10 साल में। साथ में प्लस एक और कंडीशन है, कंडीशन ए पूरी होनी चाहिए, इसके साथ कंडीशन बी भी पूरी होनी चाहिए कि पिछले 7 साल में, पिछले 10 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर, उनमें 7 साल में कुल मिलाकर कितने दिन रुकना चाहिए, 730 दिन। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं कंडीशन ए कंडीशन बी दोनों पूरी हो गई, यस या नो, अगर पूरी होती है तो वो माना जाएगा रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब हिंदी में नहीं है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर पूरी नहीं करता है तो। आई होप सो ये सारे रूल आपको समझ में आए होंगे। चलिए, अब जब भी आप कोई सवाल करें तो ये तीनों रूल आपने पढ़ लिए होंगे, एक बार इनको समराइज कर लेते हैं अब तक के रूल, जिससे आपको अब क्योंकि सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है। देखो, कंडीशन पहली थी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, इसमें बेसिक कंडीशन थी कि कंडीशन ए कि कोई भी इंडिविजुअल है जो इंडिया में कितने स्टे करना चाहिए, 182 डेज और मोर। पहली कंडीशन वो करे कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो कंडीशन बी से पूरी करोगे तो भी रेजिडेंट माना जाएगा। कंडीशन बी में थी कि एटलीस्ट कितना दिन रुकना चाहिए, 60 डेज प्लस 365 दिन और रुकना चाहिए फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करता है तो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। इसके बाद प्रोविजन और बढ़ाते बढ़ाते बताया गया था कि दूसरी, कि कुछ केसेस हैं जहां पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन ए यही एप्लीकेबल होगी, कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगी, जो कि 182 दिन। कौन कौन सी थी, देखो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और वो कहां जाना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएगा या फिर वो किस लिए जाएगा, शिप क्रू मेंबर है। अगर इनमें से है तो 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी, पहला केस। फिर दूसरा केस हो सकता है कि वो कह रहा है कि देखो, इंडियन सिटीजन है, दूसरे में बताए थे कि या चाहे तो वो इंडियन सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन ओरिजिन हो,
कोई सा भी केस हो, वो आउटसाइड इंडिया रहता है, आउटसाइड इंडिया में है, और वो इंडिया में क्या करना आता है, विजिट करना आता है, बस विजिट करने के लिए आता है इंडिया में, तो अभी कंडीशन कितनी लगेगी, 182 दिन। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, इन दोनों केस में ये था कि कंडीशन ये होगी। इसके साथ में फिर एक और फाइनेंस एक्ट 2020 में ऐड किया गया था कि अगर वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा है इनकम, तो वो इंडिया में अगर 120 दिन भी स्टे करता है पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 दिन स्टे करता है फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तो अभी वो क्या माना जाएगा, अगर ये भी कंडीशन पूरी करता है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। इसके बाद ये कंडीशन छोड़ के फिर टैक्स चोरी के पर्पज के लिए फिर एक और नया सेक्शन निकाला था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। इसमें बताया था कि देखो वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा, अदर देन फॉरेन सोर्स। इसके साथ एक और कंडीशन थी कि वो टैक्स के लिए लायबल नहीं होगा किसी अदर कंट्री में, एनी अदर कंट्री। अगर वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है किसी अदर कंट्री में, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, तीनों पूरी होनी चाहिए, 1 2 3। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो वो इंडिया में टैक्स देगा और क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंस, डीम्ड रेजिडेंस माना जाएगा, और जो कि हमेशा क्या होता है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप सो यहां तक हमने अब लॉ के प्रोविजन सारे पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट था कि ROR या RNOR, इसके लिए दो कंडीशन थी कि पिछले 10 साल में से 2 साल वो क्या रहना चाहिए, रेजिडेंट, कोई से भी, एनी, एंड साथ में पिछले 7 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 दिन रुकना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी करता है तो क्या बन जाएगा, ROR, पूरी नहीं करता है तो क्या माना जाएगा, RNOR। चलिए अब सवाल करते हैं। अब जब भी आप सवाल करें तो की पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो लॉ का प्रोविजन इस टाइप से, और जब सवाल सोल्व करके सबसे पहले देखोगे आप इंडियन सिटीजन है या फिर फॉरेन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या फिर अगर जब वो इंडिया छोड़ के जाता है तो वो शिप क्रू मेंबर है या एम्प्लॉयमेंट है या अदर पर्पज है, इनकम 15 लाख से ज्यादा है या नहीं, और आने जाने की डेट क्या है। ये सारे की पॉइंट आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते। इसके बाद आपको रिमेंबर जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या रखनी है कंडीशन याद, पहला कि 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी या 60 दिन वाली कंडीशन लगेगी, क्या खाली 182 दिन वाली कंडीशन लगनी है या 120 दिन वाली कंडीशन लगनी है, या नॉट टैक्सेबल अदर कंट्री वाली कंडीशन लगनी है। तो जो भी आपके पास अब जो सवाल आएंगे, आपके पास जो भी बुक होगी बीकॉम या CS एंटर की, बीकॉम CS या CMA या LLB और अदर किसी में भी टैक्स का चैप्टर है जिसमें भी होगी, तो उसमें सवाल आएंगे
या तो उसमें देखो नाम चेंज होगा, जो अभी तक सवाल करे उसमें से नाम चेंज हो सकता है, सिटीजन चेंज हो सकता है, डेट चेंजेस की जाएंगी। ये 3-4 पॉइंट है जो चेंज करते हैं, बाकी का पैटर्न सेम रहता है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। ये सवाल है, जैसे कि ये बीकॉम का सवाल है, बीकॉम सेकेंड ईयर का। ओके, इसमें है कि आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 23-24 के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए, भारत के नागरिक व्यवसायी है श्री मोहन जो अजमेर में रहते हैं। 16/8/2022 को रोजगार एम्प्लॉयमेंट गए, आपको यहाँ लिख देना 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी। फ्रांस गए और 8 अक्टूबर 2023 को वापस लौटे, इससे पहले कभी भारत के बाहर नहीं गए। पार्ट ए सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या लिखो, असेसमेंट ईयर 23-24 और इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2022-23, ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहले क्या लिखना है, इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया, किस लिए गया था, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कब गया था, 16/8/2022 को। इंडिया में वापस कब आया है, 8/10/2023 को। और जो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 22-23, खत्म कब होगा ये, 31/3/2023 को। तो अब जो हमें डेट काउंट करनी है वो कहां से कहां तक काउंट करनी है, ठीक है। तो अब हमें डेट काउंट करनी है, जो कहां से करनी है, 16 अगस्त से लेके 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। 16/8/2022 टू 31/3/2023। अब करेंगे सर इंडिया में तो वो 8 अक्टूबर 2023 को आया था, यहां तक। तो ये पीरियड कहां रहेगा, आउट ऑफ इंडिया। इससे पहले का पीरियड एक होगा, 1/4/2022 टू 16/8/2022, ये पीरियड रहा था वो इंडिया में। तो हमें क्या देखना है, इंडिया का ही तो देखना है, इंडिया में कितने दिन स्टे करा उसने भी देखना है। और अगर ये 182 दिन से ज्यादा है या कंडीशन बी ए जो भी कंडीशन पूरी लगती है वो इस पे एप्लीकेट करना है। सर इसमें कंडीशन कौन सी लगेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी, 20 से आपको कोई लेना देना नहीं है, 182 दिन से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो अभी काउंट करें, अप्रैल में कितने दिन, 30 दिन, इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त में कब गया था, 16 को, तो 16 अगस्त। टोटल काउंट करें कितने दिन हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो टोटल जो दिन होते हैं 138। वो इंडिया में कितने स्टे करता है, 138 दिन। कितने दिन करना चाहिए था, 182 दिन। क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंस। आई होप सो समझ में आ गया। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट। अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्या है, कह रहे कि क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वो बिना किसी
कार्य के विश्राम के लिए गए हो। हाँ, अगर वो एम्प्लॉयमेंट या शिप क्रू मेंबर नहीं है तो उसमें कंडीशन 60 डेज प्लस 365 दिन वाली भी लग जाएगी। इसके हिसाब से वो क्या माना जाएंगे, रेजिडेंट। कैसे, वो पिछले साल में कितने दिन रुके हैं, 138 दिन, जो कि 60 दिन से ज्यादा है, और उससे पहले वो गए ही नहीं तो 365 दिन भारत में ही थे। दोनों कंडीशन पूरी होती है तो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पार्ट क्वेश्चन दूसरा बी, श्री कार्टर हैं जो 18 अप्रैल 2020 को प्रथम बार भारत आए, फर्स्ट टाइम आए इंडिया में, और 7 अक्टूबर 2022 को वापस अमेरिका चले गए, लौट आए। फिर उसके बाद 13 मई 2022 को कलकत्ता में ठहरे, उसके बाद मुंबई में ठहरे। करेक्ट, 7 अक्टूबर को वापस अमेरिका लौट गए। तो 7 अक्टूबर का हमें काउंट करना है यहां तक। ये आपको घुमाने के लिए दे रखे, ये डेट को आप स्किप कर सकते हो, बस मैटर ही नहीं करता है कि वो कहां ठहरे। पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं इसका, यही जिससे आपको याद क्वेश्चन पे फोकस बना रहेगा। पार्ट बी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बी, असेसमेंट ईयर कौन सा, 2023-24। सबसे पहले आपको ये लिखना है। इसके बाद इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2022-23। सॉल्यूशन करना है तो सिटीजन कहाँ का है ये देखना है आपको। इसके बाद लेफ्ट कब किया था, इंडिया में कब आए थे, और पर्पज क्या था। सिटीजन कहाँ का है, फॉरेन। इंडिया में आया था, लेफ्ट कब किया था, 7 अक्टूबर को, 7/10/2022 को। इंडिया में कब आए थे, 18/4/2020 को। इसके बाद क्या रखना था, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर शुरू कब होगा, 1/4 को 2022 को, खत्म कब होगा, 31/3/2023 को। ओके, तो अब हमें काउंट कहां से करना है, 1/4/2022 से लेके वापस कब गया था वो, 7 अक्टूबर 2022 को। ये पीरियड काउंट करना है। तो यहां तक कितने दिन हो जाते हैं, अप्रैल के 30 दिन, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 7 दिन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो एक टोटल महीने हो जाएंगे, सॉरी टोटल दिन हो जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का। 7 अक्टूबर को अमेरिका चले गए तो 7 दिन नहीं, तो टोटल हो जाएंगे 190। तो टोटल कितने दिन होंगे, 190 दिन। कंडीशन कौन सी थी, 182 डे और मोर 182 दिन से ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन ही पूरी हो गई, तो क्या माना जाएंगे ये, रेजिडेंट। तो आंसर क्या होगा, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ये क्या होंगे, रेजिडेंट, क्योंकि ये 190 दिन रुके हैं, 182 दिन वाली कंडीशन ही पूरी हो गई इसलिए। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें बोला कि श्री कार्टर ये भारत का फर्स्ट
फर्स्ट टाइम आया है और उसके बाद 13 मई को दोबारा ये कोई मैटर नहीं करता, इसके बाद वापस चले गए 18 अप्रैल 2022 को रेजिडेंस हो गया। इसके बाद अब बात आती है ROR या RNOR की। इसके लिए कंडीशन थी इसके लिए कंडीशन है कि कंडीशन एक कि 10 साल में 2 साल क्या रहना चाहिए रेजिडेंट किसी भी। दूसरी कंडीशन थी पिछले 7 साल में कितना दिन रहना चाहिए 730 दिन। तो अभी ये आए थे 18 अप्रैल 2020 में, ये खत्म होगा पीरियड 31/3/2021 में। इसके बाद एक पीरियड चलेगा 2021 से 2022 मार्च तक, 1/4/2021 टू 31/3/2022, 7 अक्टूबर 2022 को गए। तो यहाँ ये पूरे 365 दिन रुके हैं और फिर यहाँ ये रुके हैं 18 अप्रैल। तो अप्रैल में 30 दिन माइनस कर देंगे, 18 प्लस 1 कर देंगे, 13 दिन हो गए अप्रैल में, टोटल दिन काउंट कर लें आप इस पीरियड में होंगे 365 माइनस कर देंगे 17 दिन, तो 348 दिन रुके इसमें 20-21 में 348। टोटल दिन कितना हो जाते हैं 348 प्लस 365 713। कितने दिन होना चाहिए 730, कितने दिन रुके 713 जो कि कम है इससे, तो इसलिए क्या माने जाएंगे RNOR। अगर कंडीशन ये 730 दिन से ज्यादा आता तो क्या माना जाता ROR। तो अभी जो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा कि ये क्या है रेजिडेंस है लेकिन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आपका आंसर है। इसके बाद ये आपका ए वाला सॉल्यूशन है, पार्ट ए का स्पेस की वजह से ऊपर नीचे कर दिया अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ये डी वाला भी हो गया ना, डी वाला भी दोबारा एक बार लेफ्ट और यूएसए प्रोफेसर इंडियन सिटीजन है डिटरमाइन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। 15 सितंबर 2022 को गया है, यहाँ से काउंट करना है। तो सबसे पहले वापस सॉल्यूशन का वही पॉइंट, सिटीजन कौन सा है इंडियन सिटीजन है। लेफ्ट कब किया है इंडिया को, वापस कब आए हैं, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, और लेफ्ट किया तो पर्पस क्या है, इंडियन सिटीजन है। आई एम लेफ्ट फॉर प्रोफेसर, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, एम्प्लॉयमेंट गए तो 182 दिन की कंडीशन एप्लीकेबल होगी, 60 दिन वाली नहीं होगी। वापस कब आए, नहीं आए। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर कौन सा है 2023-24, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2022 और 23। तो 15 सितंबर 2000 को 22 हो गया, तो पीरियड कहाँ से काउंट होगा 1 अप्रैल 2022 से 15 सितंबर 2022 यहाँ तक का कितना बोलूँगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के 15 दिन।
तो टोटल जो टाइम पीरियड हो जाएगा इसका टोटल इसका टाइम पीरियड होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 15 दिन, 168 दिन। एक सौ 42 दिनों से कम है तो नॉन रेजिडेंट, ROR वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। इसके बाद सेकंड सवाल देख लेते हैं। ये भी बीकॉम वाला है, इससे पहले CS वाले चल रहे थे। दोनों में सेम ही कंसेप्ट रहता है, रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंट की बात चल रही है, तो इसमें अभी तक दोनों में सेम ही रहेगा। बस असेसमेंट ईयर का रखना है कि असेसमेंट ईयर अगर 24-25 है तो उसमें फाइनेंशियल जो टाइम पीरियड रहेगा पूरे साल का उसमें एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो इसमें सेकंड है कि कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए आपको काउंट करना है पार्ट 200 वाले ए और बी। ए में बताया गया कि श्री रमेश हैं जो रोजगार के लिए गए हैं जापान। रोजगार जैसे ही आप देखें तो आपको लिख देना है 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी। 17-18 वर्ष में भारत में कभी नहीं आए हैं। उसके बाद 18-19 में प्रतिवर्ष भारत आने की रहने की अवधि इस प्रकार है, और गत वर्ष 22-23 में भी वो 15/5 को भारत आए हैं तथा 16 को वापस जापान चले गए। ओके, तो अब आपको सॉल्यूशन करना है। स्टार्टिंग सॉल्यूशन के लिए सेम, सिटीजन कहाँ का है, उसके बाद लेफ्ट कब किया इंडिया को, वापस कब आया है, प्रीवियस ईयर क्या होगी, इंडियन सिटीजन है, इसके बाद रोजगार के लिए जापान गए थे 20/8 को, लेफ्ट कब करा था 20/8/2011 को, किस लिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो कंडीशन कौन सी लगेगी, 182 दिन वाली। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद वापस कब आए हैं, 16/5/2022 को, और फिर वापस चले गए 6/12/2022 को। तो इस बीच ये इंडिया में रहे हैं प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 2022-23। ये इसका टाइम पीरियड है जो इंडिया में रहने का। इस बेस पे आपको डिसाइड करना है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो टाइम पीरियड करना है तो मई में 16 दिन, 16 मई से है तो मई में टोटल दिन होते हैं 31 में -16 + 1, तो 16 दिन तो ये रह गए मई में। इसके बाद जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 6 दिन। तो टोटल जो दिन काउंट होंगे 16 हो गए मई में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 205 दिन। जो टोटल दिन काउंट हुए हैं वो आए हैं 205 दिन। कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल होगी, बी, सॉरी ए वाली कंडीशन होगी 182 दिन की। क्यों होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं। एक्चुअल में कितने दिन रुके हैं, 205, 182 दिन से ज्यादा है, यस, क्या माना जाएगा, रेजिडेंट। नेक्स्ट कंडीशन आती है
कि ROR होगा या RNOR होगा। इसके लिए कंडीशन थी दोनों पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड, पहली थी कि 10 साल में से 2 साल क्या रहना चाहिए, वो रेजिडेंट। पिछले कोई भी 10 साल में से 2 साल क्या रहना चाहिए, रेजिडेंट। उसके बाद पिछले 7 साल में 730 दिन रुकना चाहिए टोटल। चलिए देखते हैं रुके कि नहीं रुके हैं ये 730 दिन। देखो ये है इसके भारत में रहने के दिन की अवधि निम्न प्रकार है। 22-23 तो ये काउंट ही कर लिया। इसके बाद 21-20 21-22 260 दिन ये हो गए। इसके बाद 20-21 में 160। इसके बाद 19-20 में 150। इसके बाद 18-19 में 175। 745। एक कंडीशन पूरी हो रही है 745। बी वाली कंडीशन पूरी होगी। आप देख लीजिए ए वाली कंडीशन की पूरी होती है कि नहीं। ए वाली कंडीशन की मतलब रेजिडेंस माना जाना चाहिए। 182 दिन से ज्यादा है रेजिडेंट। 160 दिन यहाँ नहीं होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। इसके बाद गत वर्ष 17-18 में भारत 17-18 में आए ही नहीं। इसके बाद गए थे जापान अगस्त में। तो पहले ईयर लिख लेते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 2021 22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 1 2 3 4 5 6 7 8 2013-14 2012-13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पिछले 10 साल होगा। अब इनमें से किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंस होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो 21-22 में रेजिडेंस है कि नहीं। 21-22 में 260 दिन रुका है, 182 दिन होना चाहिए। 260 दिन यहाँ कंडीशन पूरी होती है, तो यहाँ वो रेजिडेंस बन गया। इसके बाद वो रुका है 160 150 175 160 150 175 150 175 इसमें नहीं रुका। इससे पहले दो 2011 को गए थे, उसके बाद आए ही नहीं। मतलब 11-12 में गए थे, उसके बाद आए नहीं, तो कंडीशन पूरी नहीं होती है। रेजिडेंस इसमें भी नहीं है। इन
1 2 3 इसमें नहीं आया, तो टोटल इनका एक बार इनका टोटल देख लेते हैं। 150 प्लस 175 325। तो वो एक साल ही रेजिडेंस बने हैं। इसमें दूसरे साल में रेजिडेंट की गत वर्ष में सेकंड एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, तो 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी, नहीं हुई। यहां भी नहीं है, तो वो क्या माने जाएंगे, रेजिडेंट। अल्टीमेटली सेकंड कंडीशन है जो वो पूरी नहीं करते, तो वो क्या माने जाएंगे, RNOR। तो इसका फाइनल आंसर आएगा असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जो भी है वो क्या है, रेजिडेंट माने जाएंगे, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे 182 कंडीशन पूरी करते हैं, यहाँ पे वो दोनों कंडीशन को पूरी नहीं करते। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, श्री जेम्स जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, मतलब फॉरेन है। नियुक्ति 1 नवंबर 2017 को हो गई। भारत में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर उक्त तिथि को ही भारत में आकर अपना कार्यभार संभाला। मतलब वो कब आ गए थे, सॉल्यूशन का पॉइंट हाथों हाथ लिखते जाएं आप। कब आ गए थे, 1 नवंबर 2017 को आ गए थे। सिटीजन कौन से हैं, फॉरेन सिटीजन। इंडिया में कब आए हैं, 1/11/2017 को आ गए थे। इसके बाद 30 सितंबर 2019 को वो वापस चले गए। 30 सितंबर 2019 को वापस चले गए, यहाँ छोड़ गए, इसको कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ से देखना 1 मई को वापस भारत आए, फिर वो वापस इंडिया में कब आए, 1 मई को 2021 को, फिर 30 जून को चले गए। इसके बाद फिर वो 1 अक्टूबर 2022 को आए थे। तो मेन जो प्रारंभ होगा हमारा कहां से शुरू होगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए सवाल कर रहे हैं, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 2022 और 23। ये कब शुरू होगा, 1/4/2022 को, खत्म कब होगा, 31/3/2023 को। इस बीच में वो कितने दिन रुकना चाहिए, ए 182 दिन और बी 60 दिन प्लस 365 दिन फॉर प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं। तो 1 अक्टूबर को आए थे वो, 1/10/2022 से काउंट करना है हमें, कब खत्म होगा, 31/3/2023 तक। यहां तक कितना टाइम पीरियड बनता है, ये हमारा कैलकुलेशन होगा। तो देखो अक्टूबर पूरा 31 का, नवंबर, इसके बाद दिसंबर, जनवरी, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28, इंपोर्टेंट लीप ईयर का ध्यान रखें इसमें, 28। इसके बाद मार्च। तो टोटल जो टाइम पीरियड होगा इसका, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एग्जैक्ट 182 दिन है, 182 दिन। तो कंडीशन क्या है कि 182 दिन हो और मोर। एक कंडीशन पूरी हो गई, 182 दिन है तो क्या माना जाएगा, रेजिडेंस। नेक्स्ट कंडीशन है कि अब ये
ROR होगा या RNOR होगा? इन दोनों को कंडीशन थी ए और बी की, दोनों पूरी करता है तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ए में 10 साल में से 2 साल कोई भी क्या रहना चाहिए? रेजिडेंट। प्लस में दूसरी कंडीशन थी कि पिछले 7 साल में कितना दिन रुकना चाहिए? 730 दिन। चलिए देखते हैं पिछले 7 साल। अब पिछले 7 साल कहाँ से शुरू होंगे? प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 2022-23। इससे पिछले 7 साल 2021-22, 20-21 माइनस करते जाना। इसमें से माइनस करो तो 19, इसमें माइनस करो तो 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2013, सॉरी 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब इनमें क्या होना चाहिए? इन 10 में से कोई भी 2 साल रेजिडेंस होना चाहिए। रेजिडेंस के लिए कंडीशन सेम रहेंगी। ओके, ये अक्टूबर के इससे पहले 21-22, ये हो गए 21-22 मई को आए थे वापस, और फिर जून में चले गए, मई और जून। मई जून 61 दिन। कंडीशन बी में आ रहे हैं इससे पहले के 4 साल 19-20 में 30 सितंबर को, देखो यहाँ रुके थे वो मई और जून बराबर 61 दिन। 20-21 में रुके थे वो 20-21 नहीं रुके थे। 19-20 में रुके हैं वो 30 सितंबर तक। यहाँ नहीं रुके थे। 19-20 में वो रुके हैं 30/9/2000, 30 सितंबर में नहीं, 19-20 में रुके हैं ना वो, 19-20 में 2019 तक, 30 सितंबर 2019 तक रुके। तो यहाँ तक काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये काउंट करें एक बार। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 183 दिन। तो यहाँ पे वो 183 दिन रुके हैं। कंडीशन पूरी होती है, रेजिडेंस बन गया इसमें। 19-20 में, इसके बाद 2017, 17-18 में और 18-19 में। 17-18 में वो कंप्लीट 365 दिन रुके थे। एक सेकेंड, 1 नवंबर 17-18 में तो आए थे वो। 18-19 में 365 दिन रुके हैं। 17-18 में वो 1 नवंबर को आया था, 1/11/2000,
तो 365 दिन रुके, तो यहाँ भी वो रेजिडेंट बन गए। तो अल्टीमेटली जो रेजिडेंट बने अभी वो 2 साल, देखो 19-20 में रेजिडेंट बन गए 30 सितंबर तक, 183 दिन हुए। एक 18-19 में 365 दिन रुके, 365, तो यहाँ भी रेजिडेंट बन गए। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब इसके बाद टोटल काउंट करना है हमें 730 दिन पिछले 7 साल में। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक वो कितना दिन रुकने चाहिए? 365। 1 नवंबर के बाद ये भी काउंट कर ले एक बार। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 151 दिन। तो जब वो 17 में आए थे तो कितने दिन रुके? 151 दिन। तो अभी टोटल दिन हो गए, देखो 61 दिन रुके थे 21-20 में, 21-22 में, 20-21 में रुके नहीं है वो, 0। इसके बाद 19-20 में रुके हैं वो 183 दिन, 18-19 में रुके हैं 365 दिन, और 17-18 में रुक रहे हैं 151 दिन। इक्कीस 22, 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18। तो अब इनका टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना बन रहा है? 20-21-22 में रुके हैं 61 दिन, 20-21 में रुके हैं 0, 19-20 में रुके हैं 183 दिन, 18-19 में रुके हैं 365 दिन, और 17-18 में रुके हैं 151 दिन। 760, 730 दिन, 760 कितने चाहिए? 730 दिन। कंडीशन पूरी। तो फाइनल आंसर होगा असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रेजिडेंट है, क्योंकि एक 182 दिन पूरे कर दिए एग्जैक्ट, ए वाली कंडीशन। इसके बाद रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि ए वाली भी कंडीशन पूरी है और बी वाली। बी में बने 760 दिन और ए में रेजिडेंट बना है वो 2019-20 में और 18-19 में। 2018-19 में बनाए और 2019-20 में बनाए। कंडीशन क्या थी कि 10 में से कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। और कितने दिन रुकने चाहिए? 730 दिन। कितने दिन रुके? 760 दिन। तो ये वाली कंडीशन। तो फाइनल आंसर हो गया ये वाला सवाल भी हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋषभ एक भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन। सॉल्यूशन हाथों हाथ पॉइंट कर लिखते जाते हैं।
देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं असेसमेंट ईयर, किस साल के लिए पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कर निर्धारण वर्ष 23-24, 2023-24। इसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 2022-23। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वो क्या है, इंडियन सिटीजन। वो किसी विदेशी कंपनी में नियुक्त है जो कि कनाडा में स्थित है, कोई मैटर नहीं करता है। 22-23 में वो 56 दिन आते हैं। कम इन इंडिया 56 दिन। अन्य किसी क्षेत्र में निवास मापदंड के लिए, और वो क्या करेंगे, किसी भी देश में टैक्स के लिए लायबल नहीं है। कौन सा सेक्शन याद आ गया, सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A। इसमें लायबल हो सकता है अगर उसकी इनकम कब होगी, 15 लाख से ज्यादा। प्लस में क्या होना चाहिए, नो टैक्सेबल और इंडियन सिटीजन। ये चीज ध्यान रखनी। चलो आगे पढ़ते हैं। कि मान ली गत वर्ष के संबंध में भारत के रहने की अवधि स्पष्ट नहीं कह रहे कि पिछले इससे पहले के सालों में कितने दिन रहे, वो मालूम नहीं है। अब कह रहे कि ये कंडीशन बता रहे कि बताओ कि यदि वो विदेशी नागरिक है। पहली बात में देखो, अगर इसी बेस पे बात करें तो इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ज्यादा है, और किसी भी कंट्री में टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तीनों कंडीशन पूरी तो क्या माना जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट। यहाँ अब लेकिन वो पूछ रहे कि देखो पहला सवाल है ए कि यदि वो विदेशी नागरिक है, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A किस पे एप्लीकेबल होता है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस में 15 लाख से इनकम ज्यादा होना चाहिए, और प्लस में नो टैक्सेबल अदर कंट्री तो एप्लीकेबल है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि वो कौन सा सिटीजन है, विदेशी फॉरेन नागरिक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट। क्योंकि कितने दिन रुका है, 56 दिन रुका है, बस आंसर फ्री। इसके बाद वो कह रहे कि यदि वह विदेशी नागरिक हो परंतु भारतीय मूल का हो। सेक्शन 6 किस पे लगता है, इंडियन सिटीजन पे, ना कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे। तो यहां भी क्या माना जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट। इसके बाद बोल रहा है कि यदि वे भारतीय नागरिक है या भारतीय मूल का है, गत वर्ष में वो 175 दिन भारत में रुकता है, तथा कनाडा में कितने दिन, और कनाडा में भी करे कि अगर वो कनाडा में भी टैक्स के लिए लायबल है। तो क्या आंसर होगा, आंसर 1 बाई 1। आंसर फर्स्ट का है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो कितने दिन रुका है, 56 दिन ओनली। कितने दिन रुकना चाहिए, कम से कम 60 दिन प्लस 365 पिछले 4 साल में। इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, 60 दिन है नहीं, तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी, 182 दिन, ये वाली भी नहीं, तो ये क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। सेकंड में वो बोल रहा है कि वो मान के चलो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो अभी क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कितने दिन रुका है, 56 दिन। कितने दिन रुकना चाहिए था, 182 दिन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किस पे एप्लीकेबल होता है, इंडियन सिटीजन पे, इसलिए इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां भी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। थर्ड है, कह रहे कि वो मान के चलो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, दोनों में से, और वो टैक्स के लिए लायबल भी है।
अदर कंट्री में, जो कि कनाडा। इस कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल भी है। यहाँ टैक्स के लिए कह रहे हैं कि 175 दिन रुकता है वो इंडिया में, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा? देखो, यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। 182 दिन नहीं रुका है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 वाली कंडीशन ए और बी कि 182 दिन रुकना चाहिए, दूसरे में 60 दिन रुकना चाहिए। तो 60 दिन तो है, इससे पहले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा। ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि 182 दिन नहीं है, 60 दिन वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। क्योंकि पिछली इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1A। इसमें क्या थी? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए? नॉट टैक्सेबल अदर कंट्री। ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, अदर कंट्री में टैक्सेबल है, ये भी पूरी है, ये भी पूरी है, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आंसर क्या निकलेगा? नॉन रेजिडेंट। लेकिन यहाँ पे इस बेस पे अब आ जाओ वापिस इस वाले में कि फाइनेंस एक्ट 2020 में क्योंकि 120 दिन रुका होना चाहिए है, प्लस में क्या होना चाहिए? 365 दिन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो क्या मान लिया जाएगा? वो रेजिडेंट। तो अभी इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखो, अभी तक सारी कंडीशनों में क्या था? नॉन रेजिडेंट निकल रहा है। ना तो ये सेक्शन 6(1)(a) की कंडीशन पूरी करता है 182 दिन वाली, क्योंकि 56 दिन वाली है तो 60 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं होती। दूसरी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A वाली कंडीशन भी पूरी नहीं करता है क्योंकि वो टैक्सेबल अदर कंट्री में है। तो ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1C की कंडीशन में फॉल करता है, तो यहां ये माना जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसकी क्या कंडीशन थी? पहली कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए या फिर इंडियन सिटीजन, कंप्लीट है पूरी। दूसरी कंडीशन थी कि 15 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए, ये कंडीशन भी पूरी करता है। तीसरी कंडीशन वो कह रहे हैं कि 120 दिन से ज्यादा लेकिन 181 दिन से कम, ये कंडीशन भी पूरी करता है। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हैं, तो इस सेक्शन में ये इसके हिसाब से ये माना जाएगा RNOR। तो फाइनल आंसर आएगा असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए RNOR पार्ट सी का। नेक्स्ट सवाल करते हैं अभी 5th। ये भी बीकॉम सेकेंड ईयर का है। बाकी भी में हो सकता है नाम चेंज हो या फिर डेट वगैरह चेंज होगी, सेम सवाल रहता है, कंसेप्ट सेम ही रहता है। ओके, इसमें है कि पीयूष एक भारतीय नागरिक है, वर्तमान में बहुराष्ट्रीय एमएनसी में काम करते हैं और उसमें वर्ष 2023 में 148 दिन के लिए भारत आता है। यात्रा पर तुरंत फ्रांस में नियुक्त है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है। 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी। उसके बाद गत वर्ष के तुरंत 4 वर्षों में वो 750 दिन। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है।
क्योंकि ये जब वो एम्प्लॉयमेंट में हो कोई इंडियन सिटीजन तो कंडीशन कौन सी लगेगी, सिर्फ 182 दिन वाली। कर निर्धारणवश 23-24 के लिए उसकी निवास तिथि के ज्ञान कीजिए, 22-23 के लिए कुल आय की गणना निम्नलिखित है। वो करे कि इसके बाद इसकी इनकम भी बता रखी है कि देखो इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इंटरेस्ट रेंट अर्न इन रिसीव इन फ्रांस। तो कह रहे हैं कि देखो ये कमाई भी आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी वहां हुई है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। इनकम फ्रॉम बिजनेस अकाउंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कंट्रोल इन फ्रांस, ये भी आउटसाइड के, तो ये भी काउंट नहीं होगी। इनकम फ्रॉम अनदर बिजनेस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यहां भी इंडिया में काउंट होगी। एनी अदर इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया नील। और इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया, ये डिडक्शन है 80C की। तो अब इसके बाद ये टोटल इनकम की पूछ रहा है, तो टोटल इनकम जो आएगी इसकी, पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। देखो 8,50,000 प्लस 10,50,000, ये इंडिया में टैक्सेबल हो गए। 8 10 17 लाख हो गए टोटल। इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन LIC की, 80C में मिलेगी 1.5 लाख तक, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो टोटल जो इनकम आ जाएगी इसकी 15,50,000। ये चीज एक्सेप्ट, क्योंकि अभी हमें टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना है, ये टैक्स कैलकुलेशन के लिए है, ये आगे देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है सिर्फ। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है कि वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये कंडीशन देखनी है। क्या है वो, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट फॉर इंडिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो 182 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। साथ में देखो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बात चल रही है, प्रीवियस ईयर होगा 2022 एंड 23। अब वो गया कब है, पेन नहीं चल रहा है एक्चुअली, बीच बीच में बहुत देर से चल रहा है। एक 148 दिन के लिए आया है, 148 दिन। कह रहे कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन रुका है, वो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि हमारी कंडीशन कौन सी है, 182 डेज की, जो कि इससे कम है, तो ये क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। सेकंड वाली कंडीशन आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रखी है कि जिससे आपका ध्यान बी पार्ट पे जाए। आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन अगर एक सेकंड, इसको ये नेक्स्ट वाले, हाँ
तो 148 दिन रुके हैं, तो कितने दिन रुकने चाहिए? कम से कम 182 दिन, इससे कम है तो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। इसके बाद ये सवाल कह रहा है, सेकंड पार्ट नीचे सवाल आपको पूरा पढ़ना है। क्या पीयूष निवास स्थिति में कोई परिवर्तन होगा यदि वह तुरंत 4 वर्षों में 350 दिन से अधिक नहीं रहा हो तो? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बेसिक कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट। लेकिन फाइनेंस एक्ट में एक कंडीशन दी थी कि 120 दिन वाली, याद हो तो आपको, 120 दिन होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। कितने दिन होने चाहिए? 365 फॉर प्रीसीडिंग ईयर में। और इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा। तो क्या मान ले जाएंगे? रेजिडेंट। एक मिनट, यहां पर ये टोटल 19 लाख आएगा और यहां पर 17.5 लाख आएगा। 15 लाख से ज्यादा है वैसे वहां पे बजाएगा, लेकिन टोटल मैंने ठीक कर दिया कि आपको लगे ना। तो इसके हिसाब से ये क्या माना जाएगा? रेजिडेंस। 120 दिन से ज्यादा है, 148 दिन। दूसरी कंडीशन 15 लाख से ज्यादा इनकम, हाँ 17.5 लाख है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी। इसके बाद कंडीशन इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों के लिए थी, ये भी है। इसके साथ में प्लस में कौन सी थी? 365 दिन रुकना चाहिए फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। कितने दिन रुका है ये? 750 दिन। तो ये कंडीशन भी पूरी। तो इसके आधार पे क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। अब ये नीचे कह रहा है कि अगर मान के चलो वो पिछले 4 सालों में इमीडिएटली में अगर 350 दिन रुक रहा है तो क्या होगा? तो फिर वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्योंकि वो 120 दिन तो है बाकी कंडीशन, लेकिन 120 दिन के साथ क्या थी? फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन रुकना चाहिए एटलीस्ट, जो कि कंडीशन पूरी नहीं होती है, इसलिए वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। आई होप सो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसके एक सवाल और कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद ये रेजिडेंस चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट रहेगा फिर, ओके ये भी कर लेते हैं। मिस्टर बी कैनेडियन कम्स इंडिया फर्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर दिस 19 20 21 22 23 24 और दिस असेसमेंट ईयर 24 25। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2023 24। सॉल्यूशन का वापस वही पॉइंट याद रखना है आपको कि सिटीजन कहाँ का है? फॉरेन। इंडिया में कब आया? डेट नहीं दे रखी, पीरियड दे रखा है। 23-24 के लिए इंडिया में 70 दिन है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के इधर पे ए कंडीशन बी कंडीशन दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे इसमें। 182 दिन वाली एप्लीकेबल नहीं हो रही है क्योंकि 70 दिन है। बी में क्या था? 60 दिन प्लस 365 दिन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो इससे पिछले वाले में 150 90 60 55, 150 60 90 और 55, इन सब का टोटल करो। एक 150 .
इसका टोटल देखो यहां भी दे रखा है 355, तो टोटल कितना रुकना चाहिए 365, कम है 365 से। तो कंडीशन बी की 60 दिन वाली पूरी हो रही है, लेकिन उसके साथ भी 365 वाली कंडीशन है, तो ये दोनों होना चाहिए पूरा, तब ये बी की कंडीशन पूरी मानी जाएगी। तो ये कंडीशन ए की भी पूरी नहीं हो रही है और बी वाली पूरी नहीं हो रही है, तो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। यहां पे आपका चैप्टर होता है ये खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिसाइड करेंगे कि इनकम टैक्सेबल कब होगी, पार्टली टैक्सेबल कौन सी है और एग्जेम्प्ट कौन सी है। उसके बेस पे आपको नेक्स्ट रहेगा, और इसके बाद शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी। आई होप सो आपको वीडियो ये पसंद आएगी। थैंक यू।